ज्यादा नौकरी, विकास और लाल फीताशाही खत्म करने का प्रॉमिस करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता और सत्ता संभाली। साल 2014 और फिर 2019 में उनकी फुल मेजॉरिटी की सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स को लेकर उम्मीदें और ऊंची कर दी। बात करें पिछले 10 सालों के इकोनॉमिक डेटा की तो ये काफी अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को कोरोना महामारी ने काफी खराब कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें पायदान तक पहुंची। आइए समझते हैं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे, बुरे और सबसे खराब पहलुओं को। देश में लोकसभा चुनाव का जोर है। देश के प्रधानमंत्री हर रैली, हर भाषण में ये कहना नहीं भूलते कि वे तीसरे टर्म में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर दिखा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो वादा कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो बेस होगा, नहीं तो इतना बड़ा प्रॉमिस हवा हवाई तो नहीं हो सकता। ये तो आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हुई है। और किसी भी देश की इकोनॉमी का स्टैंडर्ड उस देश की जीडीपी को लेकर होता है। और बीते 10 सालों में भारत की जीडीपी ने लंबी छलांग लगाई है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जो डगमगा रही थी। विकास की रफ्तार सुस्त थी और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कमजोर होता जा रहा था। भारत के लगभग दर्जन भर अरबपति दिवालिया हो चुके थे और इस वजह से देश के बैंकों में अरबों के ऐसे कर्ज थे जो चुकाए नहीं गए थे और कर्ज ना लौटाए जाने पर बैंक ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि दूसरे कारोबारियों को कर्ज दे पाएं। लेकिन अब 10 साल बाद भारत के बैंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और बहुत ही पेनफुल कोरोना पेंडेमिक का सामना करने के बावजूद भारत सरकार का खजाना स्टेबल है। लेकिन मोदी सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। कोरोना पैंडेमिक में लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। साल 2016 में की गई नोटबंदी का असर अब तक अर्थव्यवस्था पर भारी है। लंबे समय से लटका हुआ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू तो हुआ, मगर इसे लागू करने में कई खामियां रह गईं। इन सब की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के टेक्सचर पर भी इफेक्ट हुआ है। देश के छोटे छोटे कारोबारी जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने रहे, वो अब इन फैसलों के असर से उबर नहीं सके हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से गुरेज कर रहा है। जीडीपी के अनुपात में देखें तो 2020-21 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट महज 19.6% था, जबकि 2007-8 में जीडीपी के 27.5% के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टॉप पर था। इन सबको दरकिनार कर दिया जाए तो साल 2014 से 2023 के बीच भारत के जीडीपी में 83% की बढ़ोतरी हुई थी। जीडीपी में बढ़ोतरी को आंकड़ों की नजर से देखें तो भारत चीन से सिर्फ 1% पीछे रहा, क्योंकि चीन की जीडीपी बस 84% रही थी। वहीं एक अमेरिकी निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली की माने तो 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और इसकी वजह की बात करें तो वे बहुत बारीक नहीं हैं, काफी मोटी मोटी हैं, जिसमें भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सक्सेसफुल होस्टिंग, चांद के उत्तरी ध्रुव पर चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग भी शामिल है। पिछले 10 सालों में भारत में दर्जनों यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा मूल्य वाली कंपनी उभरी हैं। हर दिन नई ऊंचाई छू रहे हैं शेयर बाजार, और शेयर बाजार की वजह से भारत के मिडिल क्लास को भी अच्छे दिन यानी कि पैसा नसीब हुआ है। लेकिन जब इस तस्वीर की गहराई से पड़ताल करते हैं तो दूसरा पहलू नजर आता है। 1.4 अरब आबादी वाले विशाल भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे तबके के लिए तरक्की का सुनहरा दौर आना बाकी है। ऐसा इसलिए कि भले ही भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में आज बेशक 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नंबर दुनिया के 100 देशों में भी नहीं है। इसकी 2 अहम वजह हैं। पहली,
भारत की लार्ज पॉपुलेशन और दूसरा पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देश के बहुत से अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन प्रति व्यक्ति के नजरिए से देखें तो भारत अब भी 140वें पायदान पर है। जी हाँ, 140वें पायदान पर। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया पर जोर देते हैं और भारत डिजिटल युग में प्रवेश भी कर चुका है। इसका असर आपको दूर दराज के गाँव में भी दिख जाएगा, जहां आप बिना कैश के भी दूध, बिस्किट का पैकेट, ब्रेड या कोई भी 10-20 रुपए का छोटा मोटा सामान बस QR कोड स्कैन करके ले सकते हैं। इसका एक और फायदा गिनाएं तो करोड़ों लोगों के बैंक खातों को इस डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने की वजह से लाल फीताशाही और करप्शन को काफी कम किया जा सका है। भारत में आप कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह आपको क्रेन और JCB मशीनें चलती नजर आएंगी। कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं मेट्रो के लिए लाइन की खुदाई हो रही है, तो कहीं मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की तस्वीर बदल रही है और देश की नई और चमकदार छवि बन रही है। मोदी सरकार ने अफसरशाही के कामकाज का रवैया भी बदला, जबकि इससे पहले दशकों तक नौकरशाही को भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे डरावना पहलू कहा जाता था। लेकिन भारत में रोजगार का संकट अब भी बहुत बड़ा है और यह संकट हर जगह उम्मीदों का गला घोट रहा है। हाल ही में रिपोर्ट से भी ये पता चलता है कि बेरोजगारी इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुकी है और वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट की डिग्री है। सवाल इससे यहाँ ये उठता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश, भारत की इतनी बड़ी मार्केट, विदेशी कंपनियां भारत आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं और करोड़ों अरबों रुपए छाप लेती हैं। लेकिन देश का पढ़ा लिखा युवा 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए तरस रहा है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है। भर्ती केंद्रों पर जमा लाखों युवाओं की भीड़ बताती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी मौजूदा सरकार के लिए एक पहेली है, जिसे सुलझा पाने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिस अभियान का मकसद भारत को दुनिया के कारखाने में तब्दील करना था। इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए 2020 में बीजेपी सरकार ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों से लेकर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों तक को $25 अरब से सहयोग दिया था, ताकि देश की निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिले। लेकिन फिर भी कामयाबी हाथ नहीं आई, जिससे विदेशी कंपनियों को लुभाया जा सके, जिसमें सरकार को थोड़ी कामयाबी मिले। जैसे एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन जैसी कुछ कंपनियां डाइवर्सिटी लाने के लिए भारत आ रही हैं। माइक्रॉन और सैमसंग जैसी दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में निवेश करने को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी निवेश के आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 10 सालों के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी जस की तस बनी हुई है, जबकि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी भी मोदी से पहले के प्रधानमंत्री के राज में बेहतर रही थी। वहीं लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज की कमी की वजह से भारत की आधी पॉपुलेशन अभी भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी के भरोसे है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि इससे भारत में लोगों के घरेलू बजट सिमट रहे हैं। परिवारों पर कर्ज का बोझ अपने रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत में परिवारों की वित्तीय बचत अपने सबसे निचले स्तर तक आ चुकी है। कुल मिलाकर ये सब बातें भारत की अर्थव्यवस्था की बेमेल तस्वीर पेश करती है और देश की ज्यादातर आबादी के ख्वाब अभी भी अधूरे ही हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि अपनी कई समस्याओं के बावजूद भारत आज तरक्की की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। आने वाले सालों में भारत की आर्थिक विकास रफ्तार जरूर पकड़ेगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।